तो अब इस डायग्राम में देखो परिवर्तनशील अनुपात के नियम का आगे का हिस्सा जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें देखो आपको एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ मतलब श्रम की इकाइयाँ बढ़ा जो वो है, और वाई एक्सिस पे आपको दिया हुआ है कुल उत्पादन, ठीक है? और नीचे वाला जो डायग्राम है जो अभी सगुन शर्मा का उसमें भी हम दिखा रहे थे, नीचे है औसत वाई एक्सिस पे है औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अभी औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन को हमने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया भी था उसमें लिख के, ठीक है? अब इसमें है क्या कि जैसे जैसे जीरो पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है? जीरो पॉइंट से हमने स्टार्ट होने का मतलब एक चीज ये मान लिया कि यहाँ से आप अपना प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? तो मान लो कि श्रम और पूंजी की एक निश्चित मात्रा हम इस्तेमाल कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है? अब वहां से हमें लगता है कि हमें उत्पादन और बढ़ाना चाहिए, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने धीरे धीरे श्रम की मात्रा को बढ़ाया, ठीक है? तो श्रम की मात्रा को जब हम बढ़ाते चले गए तो हमें एक पॉइंट मिला के, ठीक है? यहाँ पर देखोगे के पॉइंट पे हमने क्या कर लिया कि जो श्रम और पूंजी का जो एक अनुकूलतम जो उपयोग है वो हमने कर लिया। करने के बाद जैसे जैसे फिर हमने श्रम की मात्रा को और बढ़ाया, तो वहां पर टी पॉइंट पे देखोगे कि वो कॉम्बिनेशन हमारा बिगड़ गया, ठीक है? मतलब टी पॉइंट पे एकदम अनुकूलतम स्तर पे पहुंच गए हैं। अब इसके बाद श्रम की और मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा उत्पादन जो है कुल उत्पादन हमारा बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। देखो कर्व नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया टी पॉइंट के बाद। तो वही तीन स्टेजेस जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले हुआ क्या, पहले हमने जब श्रम की मात्रा बढ़ाया तो पूंजी जो जो हमने लिखाया अभी आप लोगों को, देखो उसमें से पढ़ो। हमने आप लोगों को लिखा है ना कि प्रारंभ में कुल उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम की मात्रा में जब वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादन हमारा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि श्रम मतलब पूंजी का जो जो स्थिर साधन है उनका अनुकूलतम उपयोग नहीं हुआ हुआ होता है, तो धीरे धीरे कुल उत्पादन हमारा बढ़ता चला जाता है। फिर एक स्तर के बाद मतलब टी पॉइंट के बाद हमारा अनुकूलतम श्रम की मात्रा भी लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, तो हमारा टी पॉइंट के बाद मतलब एक स्तर के बाद कुल उत्पादन हमारा बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। हमने वही लिखा है ना आपको डायग्राम, जो चीज लिखाई है वही चीज देखो यहाँ हमने डायग्राम के थ्रू उसी को ही एक्सप्लेन भी करना है। तो इसमें तीन स्टेजेस देखो बना हुए, अर्थात अवस्था फर्स्ट, अवस्था सेकंड, अवस्था द्वितीय। तो प्रथम अवस्था में बढ़ता हुआ रहेगा उत्पादन, द्वितीय अवस्था में स्थिर रहेगा, और तृतीय अवस्था में घटता हुआ हो जाएगा, ठीक है? और इसको नीचे अगर डायग्राम से लिंक करोगे तो नीचे देखोगे कि हमारा जो सीमांत उत्पादन है मतलब एक श्रम की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो। तो पहले देखो कि श्रम की इकाई एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पे हमारा कुल उत्पादन तो धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सीमा जो श्रम की और अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से हमारा सीमांत उत्पादन क्या हो गया, वो घटना शुरू हो गया। घटते घटते वो जीरो पे पहुंच गया, और जीरो के बाद वो निगेटिव होकर नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया। सेकंड वाले कर्व में देखो नीचे वाले में। और औसत उत्पादन हमारा औसत उत्पादन एक ऐसा चर है कि जो है कभी भी ना शून्य होता है ना ही निगेटिव होता है। वो शून्य के करीब तो चला जाएगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा, ठीक है? तो जो चीजें इसीलिए हमने आपको एक बार में उसको सेंटेंस में पूरा लिखा दिया। अब एक बार सेंटेंस पढ़ लो और डायग्राम को देख लो, मेरे ख्याल से तीनों चीजें समझ में आ जाएगी। सेंटेंस पढ़ के डायग्राम को देखो, मैच करो। सेंटेंस और वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेंटेंस में पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। जबनुशा पढ़ो बेटे। हम्म, देखो ये अब देखो ये हो गया, ये हो गया। कुल उत्पादन हमारा बढ़ती हुई दर से हो गया, ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पर के पॉइंट पे हमारा आके ओ हो गया, मतलब बढ़ती हुई दर से बढ़ता चला गया, ठीक है? देखो हमारी जो लाइन है वो देखो बढ़ती हुई दर में बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद आगे लगातार वृद्धि की जाती है, तो आगे देखो ये और बढ़ाया गया, उसने वो रुका नहीं, उसने और बढ़ाना शुरू कर दिया। जब और बढ़ाया तो एक अनुकूलतम स्तर पे पहुंच गए, है ना? और फिर उसके बाद अनुकूलतम स्तर पे कहाँ हो गए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुल उत्पादन हमारा अधिकतम है। अनुकूलतम स्तर वहां पे होगा जहां पे हमारा कुल उत्पादन अधिकतम होगा। यहाँ पर देखो टी पॉइंट पे जो हमने रेखा खींच के चेक किया,
कि कुल उत्पादन को अगर हम वाई एक्सिस पे जाके मेजर करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे वो मैक्सिमम है ना? तो यहाँ पर हमारा कुल उत्पादन अधिकतम है और जो कॉम्बिनेशन हमने यूज किया वो हमारा ऑप्टिमम है, मतलब अनुकूलतम संयोग है। अब इसके बाद अगर कुछ आपने कुछ किया तो हमारा जो अनुकूलतम संयोग है श्रम और पूंजी का, वो क्या हो जाएगा? वो बिगड़ जाएगा, है ना? वो जब वो बिगड़ जाएगा तो हमारा कुल उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या होना शुरू हो जाएगा? हाँ, मतलब घटना शुरू हो जाएगा ना। तो ये देखो, ये कर्व टी पॉइंट के बाद देखोगे हमारा कर्व जो है नीचे की ओर आना शुरू हो गया, राइट? तो ये थर्ड स्टेज हो गया। पहले स्टेज में बढ़ता हुआ बढ़ेगा, दूसरे स्टेज में जो है कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट रहेगा, फिर इसके बाद जो है गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया? अब सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसमें लीजिए कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम का लागू होने के कारण, या पहले इसकी मान्यता, हाँ कारण लिख लीजिए। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के लागू होने का कारण, मतलब क्यों ऐसा होता है, ऐसा रीजन क्या है? ठीक है, ये चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने जो रीजन है, जो कॉजेस है जिसकी वजह से ये नियम लागू होता है, सबसे पहला तो ये है कि जो है कुछ साधनों को जो हम क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। स्क्रीन सबको विजिबल है? तो ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम को लागू होने का कारण, ठीक है, लागू होने के कारण में हमारा सबसे पहला जो कॉजेस है, सबसे पहला क्या है कि एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। सबसे पहली चीज तो ये है, क्यों? क्योंकि जो है जब आप एक या एक से अधिक साधनों को जब आप स्थिर मान लेंगे, ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल दिया था कि एक ई रिक्शा है, ये समझ लो आपकी पूंजी है, ठीक है। अब इसमें अच्छा एक चीज ये बताओ कि बैठने की जो ऑप्टिमम लिमिट है वो कितने कितने लोग एक ई रिक्शे पे बैठ सकते हैं, अगर आपके हिसाब से, अगर आपको कहीं जाना हुआ तो एक ई रिक्शे पे कितने लोग बैठ सकते हैं? एग्जाम्पल से बताओ, कुछ सोच। कितने ई रिक्शे पे बैठे, ई रिक्शा कितने लोग? 60 लोग? अच्छा, अच्छा 7 to 8 इसके हिसाब से, और किस हिसाब से? मतलब 7 to 8 हो गया, और कोई? भाई ये बताओ, दो दो कुर्सी पीछे होती है, दो कुर्सी सामने होती है, एक ई रिक्शे वाला बैठा होता है, 8 लोग, मतलब आप लोग जो 7 लोग कैसे बैठ जाएंगे भाई बताओ? दो लोग की कुर्सी, ये दो ऐसे होते हैं, दो सामने होते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला था, 5 ही लोग तो हुए। एक मतलब ऑप्टिमम, एक सही मायने में अगर देखा जाए, नहीं एक सही मायने में अगर देखा जाए तो वो अलग चीज है बेटे। एक सही मायने में अगर देखा जाए तो सही, अगर एक ऑप्टिमम, एक आदर्श सीमा की बात करें, वो तो जबरदस्ती आप 10 लोग बैठ जाओ, कोई मतलब थोड़ी ना उससे, हम ई रिक्शा टूट भी तो जाएगा।
तो ई रिक्शा चलने के बजाय ई रिक्शा टूट जाएगा। एक आदर्श सीमा कितनी है? 5 लोगों की है। एक चलाने वाला और 4 सवारी, राइट? 5 लोगों की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ई रिक्शा है, उस पे अगर हम एक आदर्श की बात करें, एक सही तरीके से अगर ई रिक्शा चलाने वाला होगा, तो वो कितने लोगों को बैठा लेगा? 4 लोगों को केवल बैठा लेगा। एक अपना खुद होगा, 5 लोगों को वो लेके सवारी ढो देगा, ठीक है? अब अगर आप ये इस लिमिट तक अगर आप आते हैं तब ठीक है, 5 तक। 5 के बाद आप 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे मान लीजिए, या 10 करेंगे। तो ये बताइए कि ई रिक्शा की जो कैपेसिटी है, वो उसी कैपेसिटी में चलेगा जिस कैपेसिटी में वो 5 लोगों को बैठा के चलता है। हम्म? अगर हाँ, अगर वो जबरदस्ती अगर वो करके अगर बैठा लेगा भी, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो जो उसकी फंक्शनिंग है, जो ई रिक्शा की जो फंक्शनिंग है, वो अफेक्टेड हो जाती है कि नहीं होती है? जहां वो 1 साल उसको चलाता है, वो 6 महीने में चला के बंद कर देगा ई रिक्शा, है ना? तो इसका मतलब ये हो कि लगातार अगर वो सवारी को बढ़ाता चला जाएगा, तो उसका ई रिक्शा क्या हो जाएगा? पहले तो उसको भले से उसको सवारी से पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसका ई रिक्शा क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, टूट जाएगा, राइट? तो इसका मतलब वही चीज उसकी इनकम बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी? उसकी घटने लगेगी। वही चीज अभी हम उसमें भी समझा रहे थे आप लोगों को। शुरुआत में क्या होता है कि समझ लो इनकम जो है इसकी टोटल आउटपुट हो गया, और मशीन उसकी कैपिटल हो गई, सॉरी, ई रिक्शा उसका कैपिटल हो गया, और जो सवारी उसको बैठाता है वो लेबर हो गया, समझ लो, ठीक है? अब वो भाई एक लोग को बैठा लेगा, 2 लोग को बैठा लेगा, 3 लोग को बैठा लेगा, 4 लोग को बैठा लेगा, तो तब तक तो उसकी इनकम बढ़ती रहेगी, है ना? बढ़ती रहेगी। फिर इसके बाद जब वो सवारी को और बैठाना शुरू कर देगा, मान लो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो एक स्तर तक तो उसकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन फिर जब ऑप्टिमम पॉइंट जब वो पहुंच जाएगा, मतलब 5 लोगों तक वो पहुंच गया, है ना? या उसकी मान लो कि 6 ओवर लिमिट उसको हो गया, 6 7 8 तक हो गया, तो ये बताओ कि उसकी इनकम बढ़ने के बजाय घटेगी कि बढ़ेगी उसकी इनकम? अगर मान लो ई रिक्शा टूट गया, तब क्या होगा? घटेगी ना उसकी। तो इसका मतलब ये है कि एक अनुकूलतम स्तर पर पहुंचने के बाद अगर वो सवारी और बढ़ाता है अपने ई रिक्शे में, तो उसका ई रिक्शा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मतलब इसकी इनकम जो है, अब उसकी इनकम नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगी। टूटने का मतलब क्या हो गया? टूटने का मतलब ये हो गया कि अब दोबारा वो रिक्शा चला ही नहीं पाएगा। बात को समझे? उसी तरीके से उत्पादक भी यही सोचता है कि वो एक अनुकूलतम स्तर, एक मशीन पे अगर 100 लोग काम कर सकते हैं, तो अगर वो 150 लोगों को लगा देगा, तो उसका उत्पादन बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो घट जाएगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए एक एक से अधिक साधनों को स्थिर होने से क्या होता है कि जैसे स्थिर होते हैं, तो वो तब तक केवल मात्रा बढ़ा सकता है श्रम की, जब तक उनका एक अनुकूलतम उपयोग ना हो जाए स्थिर मात्रा को। उसके बाद भी जब वो बढ़ाएगा तो वो घटना शुरू हो जाएगा, राइट? हम्म। अब उसके बाद दूसरा जो इसका कारण है कि बेटा इसको क्या नाम है, इंग्लिश में हमने लिखना भूल गया। फिक्सिटी ऑफ वन एंड मोर फिक्सिटी ऑफ वन और मोर इनपुट्स, ठीक है? उसकी इंग्लिश ही हो जाएगी। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि साधनों की अविभाज्यता, इसके कारण भी जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। अब कहोगे कि ये साधनों की अविभाज्यता क्या है? इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें देखो क्या है, जैसे हमने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि एक मशीन, अगर सिलाई मशीन है, सीविंग्स मशीन है, तो एक मशीन में कितने लोग काम कर सकते हैं? 1 लोग। तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन को हम तोड़ देंगे और 2 लोगों में बांट देंगे। कर सकते हैं ऐसा? ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी को हम कहते हैं साधनों की अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि एक मशीन पे जब 1 ही लोग काम कर सकते हैं, तो उसको हम तोड़ को 2 लोगों को दे दे, लो भैया तुम काम कर लो, तुम काम कर लो। उसमें क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा?
अगर मशीन को तोड़ के घटेगा ना, प्रोडक्शन होएगी नहीं कि तो घटेगा क्या? मशीन जब तोड़ के दे दोगे तो बचेगा क्या उसमें? तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है? कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनका जो है जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण जो है हमारा परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट ये है कि उत्पादन के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न ना होना imperfect substitutes of factor of production। अब इससे क्या होता है कि जब उत्पादन का साधन एक दूसरे के स्थान पर पूर्ण स्थानापन्न नहीं, जैसे कैपिटल मतलब पूंजी और लेबर, जहां पर कैपिटल की जरूरत है वहां पर अगर हम लेबर को लगा दें तो प्रोडक्शन हो पाएगा हमारा? बोलो। जैसे हमें मान लो हमारे जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे हमारे मान लो 10 मशीन है, ठीक है, 10 मशीन है और 11 लेबर है, 10 मशीन और 11 लेबर है, ठीक है। अब ये बता दो कि जो एक मशीन की हमारे पास जो कमी है, तो ये लेबर जो एक्स्ट्रा हमारे पास है ये मशीन का काम करेगा? लेबर सिलाई मशीन तो बन नहीं सकता वो, कि बन जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि वो सिलाई मशीन जो है बन जाएगा, सिलाई करना शुरू कर देगा, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ उत्पादन के साधन ऐसे होते हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ये होगा कि एक कॉम्बिनेशन बनने के बाद, एक एक अनुकूलतम बिंदु के बाद श्रम और पूंजी का जो अनुपात बन जाता है उसके बाद हम दोनों में कोई स्थानापन्न नहीं कर सकते, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब दोनों में जो स्थानापन्न जो सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है वो केवल एक सीमा तक ही किया जा सकता है। ये बताओगे, इसमें ये लिखोगे कि एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर एक सीमा तक ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके पश्चात नहीं। अगर इसके पश्चात करोगे तो क्या होगा? क्यों? इसके पश्चात अगर करोगे तो क्या होगा? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद लास्ट वन लिख लो चौथा नंबर पे। साधनों की सीमितता स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। साधनों की सीमितता, ठीक है,
सीमितता फिर से लिख दे रहे हो वरना गलत लिख दोगे। सीमितता, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कुछ उत्पादन के साधन ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा जो है वो मतलब एक तरीके का स्कैर्स होने का मतलब ये हो गया कि उनकी मांग ज्यादा होती है और पूर्ति उनकी कम होती है, ठीक है, जिसके कारण उनकी मात्रा को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। उदाहरण जैसे भूमि, ठीक है, मतलब कुछ उत्पादन के साधन ऐसे होते हैं जो सीमित होते हैं और उनकी पूर्ति क्या होती है? स्थिर होती है ना। अब जैसे मान लो जैसे शहर है, किसी शहर में अगर जो है कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, उसकी फैक्ट्री एक ही केवल पहले से है और दूसरी वो लगाना चाह रहा है शहर में, अगर उसको भूमि ना मिले तो वो अपनी फैक्ट्री लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा ना। तो उसी को हम उसी इससे ही इसको कहते हैं साधनों की सीमितता। अब उसको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, कहीं मान लो दूसरी जगह उसको भूमि तलाश करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपनी फैक्ट्री लगा पाएगा, राइट। तो ये चार चार कारण हमने बता दिए जिसके कारण जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं। परिवर्तन मतलब ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने के लिए कुछ मान्यताओं का पूरा होना आवश्यक है, ठीक है। जैसे नंबर वन क्या है कि तक हाँ, मतलब तकनीकी का स्तर स्थिर होना, द कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। अब ये कांस्टेंट टेक्नोलॉजी इसका मतलब पहले समझ लेते हैं है क्या। देखो जैसे आप लोगों को शुरुआत में एग्जांपल हमने कई तरीके से दे दे के बार बार समझाया है तकनीकी का मतलब होता क्या है। जैसे शुरुआत में आपके हाथ में मोबाइल था, वो वाला क्या नाम है, पहले तो वो वाला टेलीफोन वाला था, है ना। आवाज आ रही है? पहले आपके पास मोबाइल था टेलीफोन वाला, तो आप एक बार में केवल एक ही काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि एक जने को फोन किया, उनसे बात किया, काम खत्म, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास दूसरी बार फिर आया मोबाइल। मोबाइल में वो वाला आया, डिब्बे छोटा वाला, जो डिब्बे वाला मोबाइल नहीं आता तो वो आ गया, आपने उसको इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद आपके पास टच पैड वाला मोबाइल आ गया, ठीक है, मतलब स्मार्टफोन जिसको हम लोग कहते हैं वो आ गया। फिर इसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में और जो कई तरीके के वैरायटी के फोन आ गए हैं ना, मतलब स्मार्टफोन आ गए हैं, उसमें अलग अलग फीचर्स और ऐड होते जा रहे हैं। अब आप जरा एक चीज ये देखो, अब जो मोबाइल फोन आपके पास जो अब मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, वो एक ही बार में आप कितने लोगों से कॉन्टिन्यूसली बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कॉन्फ्रेंस पे ले लो सबको, एक बार में आप 10 लोगों से बात कर लो कॉन्फ्रेंस पे लेके, कर सकते हो? अब पहले ऐसा कर सकते थे टेलीफोन वाले पे? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि तकनीकी के स्तर देखो, पहले अगर जो तकनीकी के स्तर का, इसका मतलब ये हो गया कि जो तकनीकी इस्तेमाल हो रही है वही होगी। जैसे टेलीफोन वाला, अगर टेलीफोन का जमाना है तो तकनीकी का स्तर कौन सा रहेगा? टेलीफोन वाला, ठीक है। अगर अगर मोबाइल वाले का जमाना है तो टेलीफोन का स्तर कौन सा रहेगा? मोबाइल वाला, डिब्बा डिब्बे वाला मोबाइल का रहेगा। इसका मतलब ये तकनीकी के स्तर में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। मतलब इसका और इसको और दूसरे तरीके से ये समझ सकते हो जो डिफरेंट तरीके की जो मशीन होती है, तो मशीन में भी इसी तरीके से पहले क्या होता था, मशीन को लोग हाथ से मैनुअली चलाते थे। होता था कि नहीं होता था कि मशीन पे कोई चीज लगा हुआ होता था तो वो मशीन को हाथ से मैनुअली चलाते थे। फिर उसके बाद मशीन जो है करंट से चलने वाली आ गई, राइट। फिर अब मशीन जो है ऑटोमेटिक चलने वाली आ गई। अब कोई लेबर वगैरह की जरूरत नहीं है, आप बस मशीन में सारी चीजें फिट कर दीजिए, वो मशीन चल जाएगी, कंप्यूटराइज हो जाएगी। ऐसा होता है, हाँ। तो इसको हम कहते हैं तकनीकी का स्तर। क्या कहते हैं?
हाँ, तकनीकी का स्तर तो अब जैसे मान लो प्रोडक्शन करने की अगर मान लो ये वाली टेक्निक चल रही है ऑटोमेटिक मशीन वाली, मान लो ऑटोमेटिक मशीन का ज़माना है, ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है सभी जगह, तो अब यही यूज़ होनी चाहिए, कोई और से मशीन नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि आप चलो जाओ रोबोट वाली मशीन आप चले जाओ रोबोट वाली मशीन लेके चले आओ, ऐसा नहीं है। अगर ऑटोमेटिक मशीन अगर यूज़ हो रही है सब जगह, तो वही मशीन यूज़ होगी, आप उस बीच में मशीन में कोई चेंजेस नहीं करोगे। बात समझ में आ गया? मतलब उस समय पार्टिकुलर उस समय में जो तकनीकी यूज़ हो रही है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वही टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें यूज़ होगी। ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ फलाँ जगह से एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ लेके चले आओ और फिर आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, आप कहोगे मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ गया। ये नहीं देखोगे कि आपने तकनीकी के लेवल चेंज कर दिया है। कुछ समझ में आ रहा है बेटे कि नहीं? तकनीकी के स्तर का मतलब समझ में आ गया? मतलब उस समय में जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस समय का हम नियम पढ़ रहे हैं, उस समय जैसे मान लो कि हम प्रेज़ेंट टाइम की बात करें, ठीक है? प्रेज़ेंट टाइम में मान लो हम कोई फर्म की बात करें कि वो फर्म जो है उसके मान लो ये वाली मशीन है, करंट वाली इलेक्ट्रिक करंट वाली मान लो मशीन है और इस मशीन पे एक लेबर मान लो काम करता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट वाली मशीन। अब ये बता दो, ये तकनीकी हमने मान लिया कि सभी जगह ये तकनीकी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? तो हमने उससे कहा कि भई अब हम आपकी स्टडी करने जा रहे हैं, आपकी तकनीक में अब कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। मतलब एक एक मशीन पे एक लेबर काम कर रहा है। अब मान लो हमने जब स्टडी शुरू कर दी, ठीक है बेटे? स्टडी शुरू करने में हमें फिर लास्ट में रिजल्ट ये मिलना चाहिए कि पहले बढ़ता हुआ होना चाहिए, फिर उसके बाद स्थिर होना चाहिए, फिर उसके बाद घटता हुआ होना चाहिए। नियम के अनुसार हमें ये मिलना चाहिए। लेकिन उसने बीच में चुपके से क्या कर दिया, ये वाली मशीन रिप्लेस करके कौन सी ला दी? ऑटोमेटिक एडवांस मशीन है तो ऑटोमेटिक वाली मशीन ला दी। अब वो कहेगा कि भाई आपका नियम तो लागू ही नहीं हुआ। आप तो कह रहे थे पहले बढ़ेगा, फिर स्थिर होगा, फिर गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो तो हमसे यही कहेगा ना कि भैया आपका नियम तो लागू नहीं हुआ, इकोनॉमिक सॉल्व होगा। तो हम तो बेचारे बेशर्म ही हो जाएँगे। तो जबकि वो ये नहीं बताएगा कि हमने चुपके से मशीन चेंज कर दी। तो भाई जब आप जो है मशीन चेंज कर दोगे तो आपका एक लेबर तो यहाँ से फ्री हो गया। अब ये लेबर आपके यहाँ फ्री हो गया तो आप इस लेबर को कहीं और इस्तेमाल कर लोगे, है ना? और आपके ये जो ये एडवांस मशीन लेके आए हो, इसकी प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी और हाई लेवल की है, ठीक है? तो इसकी वजह से जो फिर हमारा नियम है वो क्या होगा? लागू नहीं होगा। अगर आपने कोई भी हमारी बैच ने अगर की कुछ भी अगर चेंजेस किया, तो हमारा जो नियम है वो लागू नहीं होगा, ठीक है? अब दूसरा नियम, दूसरा मतलब वो चीज़ें क्या है? हाँ, दूसरी मान्यता हमारा ये है कि एक साधन परिवर्तनशील रहेगा, एक साधन परिवर्तनशील रहेगा और अन्य साधन स्थिर रहेंगे एवं अन्य साधन स्थिर रहेंगे, ठीक है? ये तो अभी हम बार-बार समझा ये तो हम ऊपर समझा ही चुके हैं, है ना? कि एक साधन स्थिर मानता है। अगर एक से ज़्यादा साधन को स्थिर कर दोगे तो भी हमारा नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भाई हम इवैल्यूएट कर ही नहीं पाएँगे। आप एक बार सब में एक बार ही चेंज कर दोगे। फिर तीसरा हमने क्या बताया था कि जो श्रम है, श्रम जो है मतलब जो परिवर्तनशील साधन है, इनकी जो इकाइयाँ हैं, वो समरूप है। अब समरूप का मतलब ये हमने प्रोडक्ट में पढ़ाया था, अब आप लोग सोचोगे सर इसको लेबर के केस में भी पढ़ा रहे हैं ना? तो समरूप का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जितने भी लेबर ला रहे हैं, लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3, सभी लेबर काम करने में एकदम बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये पहला लेबर इससे ज़्यादा तेज़ काम करता है या उससे कम काम करता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे घर वगैरह बनवाना हो, जब मज़दूरों को हम पकड़ के लाते हैं, तो कुछ मज़दूर देखते हैं कि बड़ा अच्छे से, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और कुछ मज़दूर को देखते हैं कि वो चुप्पे-चुप्पे कहीं बैठ के बीड़ी पी रहे होते हैं या इधर-उधर कहीं आराम से टहल घूम रहे होते हैं। ऐसा मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ, तो ऐसे मतलब इस सब टाइप के कोई मज़दूर नहीं है। हमारे पास सभी जो मज़दूर हैं, वो सभी मेहनती हैं, सभी जो है समान रूप से उत्पादन करते हैं, सभी सही तरीके से मेहनत करते हैं, सभी की जो क्षमता है वो समान है, कोई अलग-अलग
नहीं, ये नहीं कि वो उसके बाद वो कंप्यूटर जानता है, वो कंप्यूटर नहीं जानता, वो जो है मतलब जो है मशीन को चलाना जानता है, वो मशीन को नहीं चलाना जानता। ऐसा कोई मतलब किसी में कोई तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे स्टूडेंट में होता है ना क्लास में कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये पढ़ने में खराब है, ये पढ़ने में सही नहीं है, या ये हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, ऐसा मतलब उसमें उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गया? मतलब हर लेबर अपने आप में समान है, सभी लेबर अपने आप में समान, उनमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि वो लेबर ज़्यादा उसके प्रोडक्शन करता है, वो लेबर कम प्रोडक्शन करता है, वो लेबर जो है उसकी उत्पादन क्षमता अधिक है, इसकी उत्पादन क्षमता कम है, ये जो है ये तकनीकी जानता है, वो तकनीकी नहीं जानता, ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते। सभी समान रूप से सभी चीज़ें जानते हैं, सभी की उत्पादकता क्या है, समान है। ठीक है? फिर इसके बाद यही 3 बेसिक ची हाँ, तीसरा है अ, चौथा है अल्पकालीन। अल्पकाल में लागू होना। अब ये जो नियम है वो हमारा अल्पकाल से, अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म से। ठीक है? शॉर्ट टर्म का होने का मतलब ये होगा कि ये इस एक निश्चित समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये साल 2 साल इस तरीके से लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। 5-6 महीना, साल, 2 साल इस तरीके का। ठीक है? तो ये हमने आप लोगों को परिवर्तनशील अनुपात का नियम को बता दिया, वो मतलब क्या है उसको ग्राफिकली बता दिया, उसके लागू होने के कारण बता दिया, उसकी मान्यताएं बता दिया। अब किसी को कोई डाउट, कहीं पर कोई क्वेश्चंस?